हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो सेट स्टार्ट हो रहा है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 54 है। कौन सा सेट है दोस्तों? तो आज हम लोग 54 नंबर सेट पर आ चुके हैं। 53 सेट हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा और आपका क्या रिस्पांस रहा है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें दोस्तों 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो लास्ट में आप लोग हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाते हैं। और वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो मैं अंतिम में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार बताएंगे थम्स अप करके दोस्तों। एक बार सभी लोग बताएंगे थम्स अप करके आप लोग तैयार हैं। शुरू किया जाए? बोलिए सर। शुरू किया जाए दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम कल वाले सेट का क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने आपको होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने उसका जवाब भी दिया है दोस्तों। तो अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग आंसर ज़रूर करिए साथी। जो लोग नहीं लगाए हैं ना वो लोग लगाइए भैया। अगर आप लोग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ़ायदा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत अगर होती है तो आप लोग कमेंट करिए। किसी भी चीज़ को लेकर अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए। ठीक, चलिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, कल वाला प्रश्न है। कल का जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको, बोला गया है कि P को Q से 20% कम अंक मिले। क्या है? P को Q से 20% कम अंक मिले हैं। तो यदि ये P है और ये Q है, P को Q से 20% कम अंक मिलते हैं तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 होता है। तो अगर Q को 5 अंक मिले हैं तो एक अंक कम P को मिला है, तो P को कितना मिला है? 4 अंक। ठीक, फिर आगे कहा गया है इसमें R को Q से 20% कम अंक मिले हैं। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर R है। R को Q से 20% कम अंक मिले हैं। तो अगर यहाँ पर दोस्तों, अगर Q को 5 अंक मिलते हैं तो एक अंक कम यानी 4 अंक किसको मिलता है? R को मिलता है। यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। अब यहाँ Q को देखिएगा, यहाँ पर Q का मान दोनों जगह सेम है। Q का अनुपात दोनों जगह क्या है? सेम है। जब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ से P का अनुपात 4 हो जाएगा और Q का 5 हो जाएगा, R का 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ बोला गया कि R को 160 अंक मिले हैं। तो R को कितने अंक मिले हैं? 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का मान क्या है? 160 है। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 यानी 40। 1 अनुपात का मान 40 अंक हो जाएगा। तो पूछा गया है P का अंक बताइए। तो P का अंक क्या है? 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का मान पूछा गया है। तो 4 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 160 ही है। 4 अनुपात का मान यहाँ पर देखिए, 4 अनुपात का मान ही ना है 160। तो 4 अनुपात का मान 160 ही है। तो यहाँ से P को भी 160 अंक ही मिले हैं। ठीक, ये था प्रश्न का सही आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बताइए एक बार। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज के सेट का पहला क्वेश्चन। चलिए, लगाइए सभी लोग। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए अभी ज्वाइन किए हैं दोस्तों, नए अभी जुड़े हैं, नया लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए दोस्तों। ठीक है, बाकी कंटेंट आप देख ही पा रहे हैं कि कैसा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं, आपके लायक है या नहीं लायक है आप खुद समझ पा रहे हैं दोस्तों। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अंक बदल सकता है, पैटर्न नहीं बदलेगा भैया, इस बात को याद रखिएगा। अंक बदल सकता है लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है। ठीक है भाई, तो आप लोग शिद्दत से क्लास को करते रहिए। जो भी क्वेरी होती है, जो दिक्कत होती है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पहला, बोला गया है कि इसमें कहा गया है साड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 3 गुना है। अंकित मूल्य बोले तो मार्क प्राइज,
और ये CP यानी कास्ट प्राइस। अगर अंकित जो मूल्य है क्रय मूल्य से 3 गुना है, क्रय मूल्य अगर 1 अनुपात है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 3 अनुपात। ठीक, 20% के लाभ के लिए छूट देनी होनी चाहिए। लाभ कितना कमाना चाहता है 20%। 20% का मतलब 1/5, 1/5। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य 5 अनुपात हो, देखिए लाभ जो होता है ना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो ये 5 अनुपात क्या है क्रय मूल्य है, 5 अनुपात क्या है क्रय मूल्य है। तो अगर क्रय मूल्य 5 अनुपात है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस SP क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई 1 का लाभ यानी 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 3 पंजे 15 हो जाएगा भाई, और यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्या कहा गया है 20% लाभ के लिए छूट होनी चाहिए। अब बताइए यहाँ पर देखिए जो क्रय मूल्य है 5 अनुपात है, ठीक है 5 अनुपात है, अंकित मूल्य क्या है 15 अनुपात है, और विक्रय मूल्य क्या है 6 अनुपात है। तो कितने का छूट यहाँ पर दिया गया दोस्तों, छूट कितने का दिया गया। अब यहाँ पर छूट दिया गया है 9 अनुपात का, किस पर 15 पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है गुना 100, गुना 100 कर दीजिए भाई। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 5 से काटेंगे 5 बिसहियाँ में 100, 20 तिया 60। तो कितने % की छूट होनी चाहिए दोस्तों 60% की छूट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत है इस सवाल में पूछिए, बोलिए भाई। आप लोग कहाँ से हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सारी बातें आप लोग हमें भी शेयर करते रहें दोस्तों, कि आप लोगों का अभी तक 54 सेट हम लोग कर रहे हैं, 63 सेट कर चुके हैं, और हम साधारण ब्याज का भी हमने यहाँ पर क्लास लिया है। तो इन सभी को देखने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है दोस्तों, एक बार हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं पूरा आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आप वास्तव में GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जो भी सेट मैं करा रहा हूँ ना इसको ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ, ताकि आपके पेपर में जो प्रश्न बने यहीं से बने। और मैंने कहा था कि यही क्वेश्चन बनेगा, पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा ये सारा का सारा सेट। ठीक है भाई, चलिए। और जो हमारा जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया चैप्टर वाइज, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वह पूरा एनालिसिस के बाद मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें पहला ही चैप्टर हमने कवर किया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 154 पेनों को ABCD में 2, 3, 4, 5 में वितरित किया जाना है। यदि गलती से पेनों का वितरण 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हो जाता है तो A को प्राप्त पेनों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अब यहाँ पर ABCD इन 4 लोगों में ABCD इन 4 लोगों में पेन बांटा गया है, इस रूप में बांटा जाना था ऐसे 2, 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से बांट दिया गया किस अनुपात में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में बांट दिया गया। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, अनुपात दोस्त कभी भी बटे में नहीं होता है। तो अनुपात अगर बटे में नहीं होता है तो आप बटे को हटाइएगा, तो कैसे हटता है, कैसे हटेगा, तो इसको क्या करते हैं नीचे यानी जो हर में मान होता दिया रहता है, हर में जो मान दिया रहता है उसका क्या करते हैं लघुत्तम निकाल देते हैं और उसी से सभी में गुणा कर देंगे। तो सभी का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 से गुना करेंगे 1/2 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। ठीक, 30 हो जाएगा यहाँ पर।
60 से गुना करेंगे 1/3 में तो यहाँ पर हो जाएगा 20। 60 का गुना दोस्तों यहाँ पर करेंगे किसमें 1/4 में तो हो जाएगा 15। 60 का गुना 1/5 में करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा 12। अब देखिए दोस्त यहाँ पर टोटल अनुपात क्या है 5 4 9 9 5 14। 14 अनुपात यहाँ पर टोटल है। टोटल अनुपात कितना है 14। टोटल अनुपात क्या है दोस्तों 14 है। ठीक, इस 14 अनुपात टोटल है जिसका मान क्या है 154 है। 154 है। ठीक, तो किसका निकालना हमें क्या पूछा गया है तो ए को प्राप्त पेनों की संख्या में अंतर बताइए। तो ए को कितना प्राप्त होता है पेन 2 अनुपात। 2 अनुपात का मान निकाल दीजिए। 7 से काटिए 7 दूनी 14। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 7 दूनी 14। 2 अनुपात का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अनुपात का मान दोस्तों 22 हो जाएगा। 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 22। ठीक, 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 22। यानी ए को शुरू में मिलना था कितना 22। कितना मिलना था 22 पेन, लेकिन मिल गया इस अनुपात में। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है इनका योग, सबको जोड़िए। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 77 अनुपात। तो 77 अनुपात का मान क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 77 अनुपात का मान कितना है भाई वही पेन बांटा गया है। तो 77 अनुपात का मान यहाँ पर हो जाएगा 154 के बराबर। 154 के बराबर हो जाएगा 77 अनुपात। ठीक है, आपको 30 अनुपात का मान निकालना है। 30 अनुपात का मान निकालना है। यहाँ पर ए को कितना मिलेगा तो एक का मान निकालेंगे 77 दूना 154। एक का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक का मान अगर 2 है तो 30 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 2 का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो ए को यहाँ पर क्या मिलेगा 60 मिल गया। मिलना था कितना 22। मिलना था कितना दोस्तों 22 मिलना था 22। क्या मिलना था 22 मिलना था, मिल गया कितना 60। तो कितने का अंतर हो गया घटा दीजिए भाई। 60 में से आप 22 को घटाइएगा तो क्या बचेगा देखिए 8 5 में से 2 गया तो 3 यानी 38 बचेगा दोस्त। ठीक है, तो कितने पेन का अंतर आया 38 पेनों का अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा सही आंसर। 38 पेनों का यहाँ पर अंतर आया है। इसी प्रकार किसी का भी पूछ सकता है तो आप इसी प्रकार बता सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, लगाइए। लगाइए भाई, क्या बोला गया है इसमें किसी बंद लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 462 मीटर है। मीटर क्यूब रहा होगा यहाँ पर। जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। इस लंब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। पाई का मान 22/7 लेना है दोस्तों। पाई का मान क्या लेना है 22/7। ठीक है, पाई का मान क्या लेना है 22/7 लेना है। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसका मान दिया गया है कितना 462 दिया है। ठीक है, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर क्या है त्रिज्या यहाँ पर 7 मीटर है। तो 7 का गुना 2 बार कर देंगे 7 गुना 7। यहाँ से ऊंचाई निकाल दिया जाएगा दोस्तों। क्या निकाल देंगे यहाँ से ऊंचाई निकाल देंगे। ये 462 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 22 से काटेंगे 22 दूना 44 और 22 से कम 22 7 त्रिक 21 3 बार में कट जाएगा यहाँ पर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ से ऊंचाई मेरे भाई हो जाएगा 3 मीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगा 3 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर हो गया। पूछा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का यानी यहाँ से दोस्तों क्या है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ये होता है देखिएगा 2
पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। जो कॉमन होगा उसको ले लीजिए कॉमन, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, एच प्लस आर बचेगा। सब मान इसमें रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों मान आपको रखना है, यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, इंटू एच का मान 3 है, आर का मान 7 है, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। 22 दूना हो जाएगा दोस्तों 44, 22 दूना 44 में 10 का गुना करेंगे 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चौथा विकल्प 440 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत है, समझ में आया दोस्तों? जिनको समझ में आया है भैया आप लोग एक बार 1 टाइप करिए। जिनको समझ में आया है साथियों आप लोग 1 टाइप करिए। जो लोग समझ पाए हैं सर आप लोग 1 टाइप कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके सामने है, करिए भैया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम। देखिए भैया यहाँ पर क्या कहा गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यह 3 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, 3 गुना होने में कितना साल लग जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए भाई क्या कहा गया, साधारण ब्याज है 15 साल में 2 गुना हो रहा है, 15 साल में 2 गुना, 2 गुना माने एक था मूलधन क्या था, 1 था, तो कितना हो गया यहाँ पर मिश्रधन 2 हो जा रहा है। तो ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपये, यानी 1 अनुपात यहाँ पर ब्याज मिल गया। और साधारण ब्याज का फार्मूला हुआ है जो आप जानते हैं, SI बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज क्या है 1, मूलधन भी 1 है, आर का मान यहाँ पर निकालेंगे और समय दे दिया है यहाँ पर 15/100 बटे में 100। ठीक, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 20 5 100। तो आर का मान क्या होगा भैया यहाँ से, तो आर का मान हो जाएगा सर 20/3, 20/3 जो है यह रेट निकल जाएगा। अब बोला 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 गुना होने में यानी ब्याज कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, मूलधन 1, दर 20/3, समय निकालना है कुल के बटे 100। ठीक, तो 20 5 100, 5 या 15 दूना 30, तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष, 30 साल। 30 साल में 3 गुना हो जाएगा, 30 साल में 3 गुना हो जाएगा भैया। ठीक है, 3 गुना होने में कितना साल लग जाएगा, तो 30 साल लग जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, इसको लगाइए। शांति की 3 पुत्रियां हैं, अच्छा 3 पुत्रियां हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, यानी हर एक पुत्री की आयु क्या है 15 वर्ष है। यदि उनके 11 वर्ष की बच्ची को गोद में ले लिया, यदि उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया तो नया औसत बताइए। देखिए भैया 3 पुत्रियां हैं जिसका औसत क्या है 15, औसत आयु क्या है 15 है, तो टोटल आयु क्या हो जाएगा भाई यहाँ से 15 3 45, 15 3 45। अब एक बच्चे को इसने गोद ले लिया जिसका आयु क्या था 11 साल। अब टोटल योग कितना हो गया, तो 45 + 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा, 56 साल। ठीक, अब कितने लोग हो गए, 3 पहले थे, 1 लोग और इसमें जुड़ा है, तो 3 1 4 लोग हो गए। अब कितने लोग हो गए भाई 4 लोग, 3 का औसत क्या हो जाएगा 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 वर्ष।
औसत आयु क्या हो जाएगी दोस्त? 14 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा तीसरा सही। औसत आयु क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो औसत आयु भाई यहाँ पर होगा 14 वर्ष। ठीक है, चलिए सर। हाँ जी, ये सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है भाई, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बहुत लाजवाब बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बने हैं, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना भैया। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया इसमें कहा गया सर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ऐसे कंडीशन में आप हमेशा याद रखिएगा एलिगेशन लगाते हैं। जैसे दो प्रकार का यहाँ पर वस्तु है, दो प्रकार का वस्तु है, इन दोनों को मिला दिया गया, मिलाकर एक नया बना दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी ऐसे प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। अब एलिगेशन लगाते कैसे हैं इसको समझिए। चीनी दो प्रकार के हैं, एक तो 25 रुपया किलो वाला है, एक चीनी भैया यहाँ पर 25 रुपया किलो वाला है, और एक चीनी यहाँ पर 35 रुपया किलो वाला है। अब दोनों चीनी को मिला दिया गया और मिलाकर इसका एक नया रेट बना दिया गया 28 रुपया प्रति किलो। तो किस अनुपात में मिलाया गया है, बस यही काम आपको करना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो घटा दीजिए, 25 में से 28 घटाइए, 25 28 यानी 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक 3 हो जाएगा। और 35 में से 28 घटाएंगे तो क्या होगा, 15 में से 8 7 15 7 बचेगा। तो किस अनुपात में मिलाया गया भाई, 7:3 के अनुपात में। 7:3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, 7:4 के 7:3 के अनुपात में चीनी को मिलाया गया है। अब यहाँ पर अब बताइए जरा कि जो यह अनुपात आया है ये किसका अनुपात आया है, यह अनुपात किसका है, अनुपात किसका है दोस्तों? तो ये क्या है, ये जो किस पे लगाए हैं आप एलिगेशन, आप रुपए पर लगाए हैं, रुपए प्रति किलोग्राम पर, रुपए प्रति किलोग्राम पर, प्रति किलोग्राम पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा नीचे यानी हर में जो भी चीज़ होगा अनुपात उसी का आता है। यह किसका अनुपात है, किलोग्राम का अनुपात है। किसका अनुपात हो जाएगा यहाँ पर, किलोग्राम का अनुपात होगा। ठीक है भाई, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे होता है। चलिए सर, अगला प्रश्न लगाइए भाई, लगाइए। 40,000 पर 40% प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बताना है सर, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। त्रैमासिक बताना है, एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं, 3 महीने कितने होते हैं, एक साल में 4 तिमाही होते हैं। एक साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही। तो यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे, यानी हर 3 महीने पे हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 10%। एक साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही। ठीक है, तिमाही कितने हो जाएंगे, 4। अब गौर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये 40,000 है। ठीक है, 40,000 यहाँ पर दिया गया है, 40,000। अब ये 4 साइकिल बन रहे हैं तो यहाँ से 4 टांगे ऐसे खींचेंगे। कितने टांगे भाई, 4 टांगे ऐसे खींच लेंगे, खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10। पहले साल में 1/10 ब्याज लगेगा तो कितना ब्याज मिलेगा भाई, यहाँ से ब्याज मिलेगा 4,000। दूसरे साल गए, दूसरा साल से भी एक इस पर मूलधन पर ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से, यानी 4,000। ठीक, अब तीसरे वर्ष पहुंचते हैं, तीसरे साल में दूसरे साल में इस पर तो ब्याज मिलेगा ही, मूलधन पर मिला 4,000, लेकिन दूसरा वर्ष
पहले वर्ष में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लेगा, तो इस पर भी 10% लेगा इस 4000 पर। तो 4000 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। तो 400 ब्याज यहाँ पर भी मिलेगा। 2 साल का खेल खत्म हुआ। अब हम पहुँचते हैं किस वर्ष, अब हम पहुँचते हैं तीसरे वर्ष। तो तीसरा साल में जाएंगे तो तीसरा वर्ष भी इस 40,000 पर ब्याज लेगा 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर 4000 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलेगा, मिला। लेकिन तीसरा साल दोस्त अपने से पहले जितने भी वर्ष में ब्याज मिल चुके हैं सभी पर पाई पाई का हिसाब लेगा। तो इस 4000 पर भी 10% यानी 400 ब्याज मिलेगा। इस 4000 पर भी 10% के हिसाब से 400 ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो 400 है इस पर भी 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, कितना, 40 रुपये। 3 साल का खेल खत्म हुआ। अब हम पहुँचते हैं सर यहाँ पर, हम पहुँच चलते हैं अब किस पर, चौथे वर्ष में। चौथे वर्ष में तो चौथा वर्ष भी इस 40,000 पर 10% के हिसाब से ब्याज लेगा 4000 रुपये। 4000 तो ब्याज लेबा करेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन चौथा वर्ष अपने से पहले जो 3 साल में ब्याज मिल चुका है उन सभी पर ब्याज लेगा। तो ब्याज कैसे लेगा भाई, इस 4000 पर ब्याज लेगा 400 रुपये, ठीक। इस 4000 पर ब्याज लेगा 400 रुपये, इस 4000 पर ब्याज लेगा 400 रुपये, ठीक है। अब इस 400 पर भी ब्याज लेगा कितना, 400 पर भी ब्याज लेगा भाई, कितना लेगा 400 पर ब्याज, 400 पर ब्याज कितना लेगा 10%। तो कितना ब्याज मिलेगा, 40 मिलेगा। इस पर भी 40, इस पर भी 40, ये 40 है, ठीक। और यहाँ पर 40 रुपये पर भी ब्याज लेगा 10% यानी 4 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल देख पा रहे हैं जो आप, ये टोटल क्या है, यही टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये टोटल क्या है दोस्तों, ये टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्त। इस सभी के सभी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 4 साइकिल के ऐसे निकाला जाता है। सबको जोड़िए भाई, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो गौर करेंगे 4000 कितनी बार है, 4000 कितनी बार है, कितने बार है भैया, 4 बार है। तो 4 चौको 16,000, 16,000। 400 कितनी बार है, 1 3 इधर हो गया, 3 4 5 6, 6 बार है। तो 6 चौको 24 से 100 इधर हो गया, 2400 इधर हो गया। 40 कितनी है भैया, 1 2 3 4 है। तो 4 चौको 1600 इधर हो गया, 4 चौको 16 यानी 160। और एक थी 4 है, सबको जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 6 64 तो होगा। अच्छा सब में 64 हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 5 होगा। उसके बाद 6 2 8, फिर यहाँ पर 1 होगा, यानी 18,564, 18,564 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। ये तो इसका बेसिक तरीका है, यह मेरे भाई क्या है, बेसिक तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका कुछ शॉर्टकट तरीका बन जाए तो याद रखिएगा, अगर 4 साइकिल बन रहे हैं, 4 साल बन रहे हैं तो अनुपात याद रख लीजिएगा। यहाँ पर ब्याज का क्या होता है, 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 1, ये यहाँ पर ब्याज का अनुपात होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक बार 40,000 का निकाल देंगे आप 10%, उसमें 4 से गुना कर देंगे, फिर जितना आएगा 10% निकालने के बाद उसमें फिर निकाल देंगे 10%, फिर उसका निकालेंगे 10%, फिर उसका निकालेंगे 10%। सबका यहाँ पर 4 का, इसमें शुरू में यहाँ पर 4 से, फिर 6 से, फिर 4 से और 1 से गुना करेंगे और सबको जोड़ेंगे, वापस से आंसर यही आएगा। तो ये रेशियो मेथड होता है दोस्तों, और इसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। दोनों तरीके बेहतर हैं। सबसे बेहतर जो होता है वह ट्री मेथड होता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको दिखता है सामने। सामने दिखने का मतलब क्या हुआ,
सामने दिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला, ये टोटल क्या होते हैं, 4 साल का साधारण ब्याज होता है। ठीक, टोटल साधारण ब्याज होता है ऊपर वाला। और ये सभी के सभी मतलब यहाँ पर ये सभी, ये टोटल के टोटल, ये जो टोटल हैं दोस्तों, ये टोटल क्या होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। ये टोटल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और इधर जो बचता है यहाँ पर देखिएगा, ये जो होता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, यह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ से हर एक चीज़ साफ दिखता है, तो इसलिए इसको आप प्रयास करिए, ये वाला तरीका आपको समझ में आए। बाकी ये भी तरीका अच्छा ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आप लोगों को? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई? चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए भाई। देखिए हमारा मकसद था उस सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में ये मकसद था हमारा कि आपको तरीका सीखना आना चाहिए, तरीका आपको सीख में आना चाहिए दोस्त, ताकि आपको ऐसे सवाल अगर मिलें तो आप आसानी से बना पाएँ। इसको लगाइए भाई। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी पहले 4 था, 1/5 हो गया। जो क्षेत्रफल होता है वह 2 घात पर डिपेंड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार और गुना कर देंगे, यहाँ पर 4 का 5 में, तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कितने % बढ़ जाएगी भैया? 16 9 25, 9 का वृद्धि किस पर, 16 पर, गुना 100, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, गुना 100 कर दीजिए। 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 नवा 9 पच्चे 45 के 5, 9 पंजे 45 के 5 हासिल का 4, 9 दूनी 18 4 22, 225/4 कर दीजिए। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी पूर्णांक में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। शुरुआत में 5 होगा, एक तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न लगाइए, इसको, इस सवाल को हल करिए भाई। देखिए सर, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए अगर त्रिज्या जो है मेरे भैया, अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल इसका जो होता है, उसका जो एरिया होता है 154 आता है। याद रख लीजिएगा, अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल क्या आएगा, 154 आएगा। और पेरीमीटर की बात करें तो यह पेरीमीटर 44 आता है। तो ये सब चीज़ें रट्टा होना चाहिए। अगर त्रिज्या 60 है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 आता है, और पेरीमीटर यानी परिधि क्या होता है, 44 आता है। अब ये 10 गुना है, क्या है दोस्तों, 10 गुना है। त्रिज्या क्या है, सॉरी, त्रिज्या क्या है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, 10 गुना नहीं है, त्रिज्या नहीं दिया है यहाँ पर, व्यास दे रखा है ना यहाँ पर। तो व्यास अगर 70 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होगा भैया, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा, 35। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154 में क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्या के स्क्वायर पर डिपेंड होता है ना सर यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर कितना गुना हो रहा है 7 का, 7 का यह 5 गुना है। ठीक है, इस 7 का क्या है दोस्तों, 5 गुना। तो 5 गुना है तो ये 25 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है भाई, त्रिज्या जो है 35 है तो 7 का कितना गुना है, अभी 7 से कंपेयर कर लीजिए, 7 का 5 गुना है तो क्षेत्रफल इसका 25 गुना हो जाएगा। तो 25 का गुना कर दीजिए, 25 चौका 100 हासिल का 10, 25 पंजे 125 और 10 135 के 5 हासिल का 13 और 25 से कम 25 और 13 क्या हो जाएगा, 38। तो 3850 हो जाएगा इसका उत्तर, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं समझे हैं दोस्तों तो एक बार देखिए फिर से और समझने का प्रयास करिए क्या क्या गया है इसमें। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ, एक बार दोस्तों फिर से देखिए। देखिए भाई यहाँ पर गौर से ध्यान से देखिएगा।
देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, त्रिज्या क्या है दोस्तों, 35 है, 35 है। अब ये 7 का कितना गुना है, तो 7 का दोस्त ये है 7 का 5 गुना है। 7 का कितना गुना है, 5 गुना। अगर 7 होता तो एरिया क्या होता, 154 होता। एरिया क्या होता, 154 होता। अब ये 5 गुना है तो ये 25 गुना हो जाएगा दोस्तों। इसका 25 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3850, 3850 हो जाएगा। ठीक है, 3850 हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी बताइए, कोई दिक्कत है अभी, कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी इसी 35 पर ही, इसी 35 त्रिज्या पर ही, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या पर ही आप बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। आप पेरीमीटर निकाल के बताइए क्या होगा। चलो भैया देखिए, इसको लगाइए। यदि 9 अंकों की संख्या ये दिया गया है 45 से विभाज्य है, तब x प्लस वाई का मान बताइए। 9 अंकों की संख्या क्या दे रखा है यहाँ पर, 7, 5, 5, x, 3, 6, 7, 8 y। ये किससे विभाज्य है, तो 45 से यह विभाज्य है। 45 से क्या है, विभाज्य है। क्या 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 पंजे 45 होता है, 9 पंजे 45। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। तो कोई संख्या 5 से तभी कट सकती है, कोई भी संख्या 5 से तभी कट सकती है भैया, जब इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, अगर 0 मानते हैं तो 9 से कटने का मतलब इसका डिजिटल सम 0 आना चाहिए। तो करके देखिए भाई, यहाँ पर जहाँ जहाँ 9 बनेगा सबसे पहले उसको ख़त्म कर देना है। तो 6 3 9 ख़त्म। ठीक है, 5 5 10, 8 18 का मतलब 9 ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ से 7 हो गया, 7 7 14, 14 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का मतलब 5 हो जाएगा। अगर हम 0 लेते हैं y का मान तो 5 हो जाएगा। 5 में क्या रख दें, यहाँ पर 4 रख दें तो 9 बन जाएगा। यानी हम x की जगह 4 रख सकते हैं, x की जगह क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अधिकतम लेने का मतलब 0 नहीं ले सकते हैं आप 5 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, आप 5 लेंगे। आप क्या लेंगे भाई, यहाँ पर 5 ही लेंगे। ठीक है, 5 लेंगे। तो यहाँ पर के 7 और 7 14 मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 5 5 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 1। तो x के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा भैया आपको, तो x के स्थान पर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 1 को 9 बनाना है। तो 1 को 9 तभी बना सकते हैं जब आप इसमें 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो x के स्थान पर आप ले सकते हैं 8। क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि x प्लस y का मान क्या है बताइए। तो x का मान क्या है, तो भैया x का मान 8 है, y का मान यहाँ पर 5 है। तो 8 5 13 इसका आंसर हो जाएगा, 13 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए इसको लगाइए भाई। ये सवाल ऐसे दिया है, ये सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 0.01 प्लस √0.0064। तो सबसे पहले आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 प्लस 0.08 हो जाएगा इसका वर्गमूल। सबको जोड़िए, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये सबको जोड़ेंगे तो 0.09 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.3 हो जाएगा, 0.3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए इसको लगाइए भाई, इसको हल करिए भैया। इस सवाल को हल करके आंसर बताइए फटाफट। इस सवाल को हल करके आंसर बताइए। क्या है यहाँ पर सवाल, यहाँ पर 2/4 है, 6/5 है, 10/8 है। इसका बताना है लघुत्तम समापवर्तक। तो भिन्न का लघुत्तम निकालने के लिए अंश का लौसा निकालते हैं, हर का मौसा निकालते हैं।
तो अंश का लसागु क्या हो जाएगा, 10 तिया 30, हर का मौसा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा, देखिए सही है कि नहीं है। लसागु क्या होगा इसका, 6 पंजे 30 सही है लसागु। और इसका मौसा भी आएगा आपका कितना, 1 आएगा। तो 30 ही आंसर आना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर 30 ही आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 30 ही आना चाहिए। कोई दिक्कत, ठीक है भाई, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो सकते हैं, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन को ध्यान मत दीजिए दोस्तों, आंसर 30 ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको हल करिए दोस्त। इसको हल करके बताइए सर क्या होगा इसका उत्तर, इसको हल करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या कहा गया है कि ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है। भैया यहाँ पर एक ए है और एक बी है। ए जो है बी से 2 गुना दक्ष है। अगर बी का क्षमता 1 तो इसका ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं तो दोनों 3 की क्षमता से काम करेंगे 21 दिन में, टोटल काम ये हो जाएगा। तब वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले कार्य कर सकता है। अब वो समय क्या हो जाएगा भैया, वो समय बताना है जब अकेले ए कार्य कर सकता है 2 की क्षमता से, 2 की क्षमता से। ठीक है, 21 से 3 63 हो जाएगा, 63/2, 63/2 दिन, 63/2 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा सही, 63/2 दिन। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। 14 नंबर क्वेश्चन सर आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर करके बताइए। एक व्यक्ति 1000 में 200 संतरे खरीदता है और वह 100 रुपए में कितने संतरे बेच सकता है ताकि उसे लाभ प्रतिशत 25 हो। सुनिए सर, यहाँ पर क्या कहा गया है, 200 संतरे कितने में खरीदता है वह, 1000 रुपए में। ठीक, तो यहाँ पर आप निकाल दीजिए, एक संतरा कितने में खरीदता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भैया, और 2 से 2 पंजे 10, यानी एक संतरा खरीदने में उसको 5 रुपये लगते हैं। एक संतरा खरीदने में उसको 5 रुपये लगते हैं। तो ये 100% का मान है। ये क्या है, 100% का मान है। यानी 100% बराबर क्या है, 100% का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह 100 रुपए में कितने संतरे बेचे। अब 1 रुपए में 100 रुपए में कितने संतरे बेचे दोस्तों, ताकि क्या हो, 25% का लाभ हो, यानी 125% का मान निकालना है। तो 5/100 हो जाएगा भैया, 5/100 हो जाएगा और गुना 125 हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा। ऊपर आपको रुपए लाना है, नीचे क्या लाना है, संतरा लाना है। ऊपर रुपए, नीचे संतरा लाना है। ऊपर आपको 100 बनाना है, तो यहाँ से पहले काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 पचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 5 पंजे 25 हो गया, 25/4, ये 25 रुपए है दोस्तों, 25 रुपए। 25 को 100 बनाइए, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए। अब ये हो गया ना, 100 रुपए में कितने, 4 चौको 16, 100 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसको 25% लाभ हो। 100 रुपए में 16 संतरे बेचना चाहिए दोस्तों। 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 100 रुपए में यहाँ पर उसको 16 संतरे बेचने चाहिए।
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, लगाइए सर। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक कार पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 33 मिनट की यात्रा करता है, पुनः 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 33 मिनट यात्रा करती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान कार की औसत गति बताइए। औसत गति क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहले 33 मिनट यात्रा करता है, इसको घंटा में बदल देंगे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूरी तय करता है दोस्तों? 33 किलोमीटर। फिर वापस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 33 मिनट तक यात्रा करता है, इसको बदलेंगे घंटा में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 11 तिया 33, 11 साते 77, 77 बटे 2 हो जाएगा। इतना दूरी, इसको आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 पाँचे 10। ठीक है, टोटल कितना दूरी तय कर लिया भैया? टोटल कितना दूरी तय कर लिया? टोटल कितना दूरी कर लिया तय यहाँ पर? तो जोड़ दीजिए सबको, तो क्या हो जाएगा? 8 3 11, 8 3 11 कि 1 और 3 3 6 1 7, 71.5 किलोमीटर दूरी तय किया है। टोटल कितना समय लगाया? 33 33 क्या हो जाएगा? 66, 66 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए मिनट में है ना दोस्त, यहाँ पर ये मिनट में है, तो इसको आप घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर 6 से भाग देंगे दोस्तों, 6 से काटेंगे तो 11 बार में ये भी कट जाएगा। 11 से भाग करिए 715 में, तो 11 छक्का 66, बचेगा 5 हो जाएगा 55, 11 पंजे 55, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? इसका औसत चाल हो जाएगा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। अगला जो प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 16 है। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों, इसको करके बताएंगे आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति प्रतिवाह में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। धारा की गति स्थिर है, स्थिर जल में नाव की गति से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए भैया, ये प्रतिवाह मतलब होता है धारा के विपरीत। जब भी धारा के विपरीत चलेंगे तो चाल घटता है, तो यहाँ से b माइनस डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से भैया 20, और अनुप्रवाह में धारा के दिशा में चलेंगे तो आपका चाल जुटेगा, तो b प्लस डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर कितना? 30। b का मान निकालेंगे, b बटे डब्ल्यू का मान निकालेंगे दोस्तों, जोड़ के ऊपर लिखिए 50 हो जाएगा, घटा के नीचे लिखिए दोस्तों 10 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंट यानी 5 से 1, 5 बटे 1 हो गया। पूछा है धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट है? धारा की गति क्या है दोस्तों? 1 है, नाव की गति क्या है? 5 है। तो धारा की गति नाव की गति से कितना परसेंट भैया? तो नाव की गति से 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 गुना 100 कर देंगे दोस्तों, तो 20% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ठीक है, 20% है। ठीक है भाई, समझ में आया है साथियों? चलिए इसको लगाइए, इस सवाल को लगाइए भैया।
ये तो बोर्ड मास के सवाल हैं, आसान से प्रश्न हैं, इसको आप आसानी से बना पाइएगा। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जितने प्लस प्लस हैं सबको जोड़ दीजिए भैया। यहाँ से आप 11 जो है 13 में से घटाएंगे तो 11 2 13, 2 बचेगा, 2 + 2 4, 32 और 4 36 हो जाएगा। यहाँ से 36 गुना 4 कर दीजिए साथियों। तो 4 6 24 के 4 हासिल का 2 और 4 3 12 2 14, 144 हो गया, 144 आ गया। अब इसमें से क्या करना है, प्लस का आपको 64 करने हैं भैया। तो 64 कर दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा और 6 4 10 यानी 200 वाट। 200 वाट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई? चलिए इसको लगाइए, इसको लगाइए और आंसर करिए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट में आप लोग आंसर बताइए भैया। और आप लोग जब आंसर करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन के साथ आंसर बताइए, किस क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हैं। देखिए संख्याओं 7 6 14 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपातिक ज्ञात करना है। चौथा अनुपातिक ज्ञात करने के लिए लास्ट के दोनों का गुना करके पहले से भाग कर देंगे। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक, 12 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको लगाइए, इसको लगाइए भैया। क्या दिया गया है इसमें, कहा है इसमें कि 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी थी। क्या थी, 2 गुनी। पहले 1 था तो क्या था दोस्तों, 2 गुना, ठीक। उसके 4 वर्ष पहले की जो आयु है उसका क्या था, 2 गुनी। तो राजू की वर्तमान आयु बताइए। राजू की वर्तमान आयु, इसमें से कोई ले लीजिए दोस्तों। हम मान लेते हैं इसकी वर्तमान आयु क्या है, मान लीजिए वर्तमान आयु, ऑप्शन से हल कर रहे हैं, मान लीजिए वर्तमान आयु इसका 38 है, वर्तमान आयु 38 है। तो बोला गया 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी थी। तो 30 साल बाद अगर जाएंगे, 38 है, 30 साल बाद जाएंगे तो इसमें 30 प्लस कर देंगे दोस्तों। 30 प्लस करिएगा तो क्या होगा भैया, 30 प्लस करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 68 हो जाएगा। 30 साल बाद की जो आयु है उसके 4 साल पहले की आयु, तो 4 साल पहले जाएंगे तो 4 साल घटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो दोस्त यहाँ से क्या हो जाएगा, 34 होगा, 34। तो इसका 2 गुना है, तो देखिए 2 गुना है कि नहीं, 34 दूना 68 होता है, बात सही है। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। इसको लगाइए साथियों। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, ठीक है, 40% विद्यार्थी क्या हैं, भारतीय हैं, और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। देखिए भैया यहाँ पर इंडियन जो है, भारतीय जो है वह कितने हैं, तो 40 भारतीय हैं, तो गैर भारतीय कितने हो जाएंगे, यहाँ पर गैर इंडियन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और यहाँ पर लड़के की अगर बात करें हम लोग, लड़कियाँ गर्ल कितनी हैं दोस्त, तो यहाँ से भैया जो लड़कियाँ हैं वह कितनी हैं, 50% हैं, ठीक, 50% हैं। और बॉयज कितने हैं, यहाँ पर लड़के कितने हैं, ये भी 50% हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, तो भारतीय विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं, इसका 25% लड़कियां, भारतीय विद्यार्थी जो हैं इसमें से लड़कियां 25% है, लड़के का अनुपात पूछा गया है, लड़के को लेकर यहाँ पर लड़के की बात किया गया है। तो आप ये पता करिए कि 40 में कितने यहाँ पर क्या हैं, लड़के हैं, तो 50% लड़के हैं, 40 का 50% क्या है, ये लड़के हैं, ये भारतीय लड़के हो जाएंगे। अब इसमें से 25% क्या है, लड़कियां हैं, 25% क्या है, यहाँ पर लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 75%, 75%, 75/100,
तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, लड़कों की संख्या निकल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर 2 जीरो से इधर 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 25 से काटेंगे 25 तिया 75, 25 से चौका 100, और 4 से काटेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये 15 लड़के हो गए। लास्ट में पूछा है आपसे, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं, गैर भारतीय विद्यार्थियों का। तो गैर भारतीय विद्यार्थी कितने हैं, गैर भारतीय विद्यार्थी कितने हैं, 60 हैं। तो 60 का जिसके साथ का लगा होता है नीचे लिखते हैं, तो 60 हो जाएगा नीचे, गुना क्या हो जाएगा 100। 15 कम 15, 15 चौको 60, 4 से काटिए 4 से काटिए 25 बार में कैंसिल। तो कितना परसेंट है भैया, 25% है। 25% ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर है बताइए। अगर कोई आपको दिक्कत है समझने में तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अपने मन से बना पाए हैं, कमेंट करके बताइए साथियों, ठीक है। और ये है आपके लिए आज का प्रश्न है, तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए हमने दिया है यहाँ पर, तो इसको आप सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का जवाब मैं आप सभी को देता हूँ, ठीक है भैया। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल आते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।